हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल को। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में जो है आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा गया था और आपको बोला गया था कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने बोला था कि उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से आज हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पे जो है उस क्वेश्चन को मैंने पहले से ही लिख दिया है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि हमने SHE का यूज करके ही एक कॉन्सेंट्रेशन सेल को इनिशियली कंस्ट्रक्ट किया था, जिसमें हमने 1m NH4Cl लिया था एनोड पे, 1m CH3COH लिया था कैथोड पे। अब क्या है कि इस पर्टिकुलर जो है हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन सेल था, इसमें हमने बोला था कि दोनों के सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है और हम इसके बाद इसमें एक्सटर्नली ऐड कर रहे थे किसको, NaOH को। तो 300 ml और 1m NaOH को ऐड करने के बाद जो नया सेल में चेंजेस हो रहे हैं, जो नया सेल इनफैक्ट जो निकल के आएगा कॉन्सेंट्रेशन सेल, उसका पोटेंशियल आपसे जो है निकालने के लिए बोला गया था। अब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये इक्विलिब्रियम से जो इस चैप्टर का रिलेशन है उसको ये बहुत जो है इंप्रूव करने वाला है। इनफैक्ट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो कोरिलेशन है, ठीक है, उसको समझने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका जो है लगभग सारी प्रॉब्लम जो है इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो कोरिलेटेड आती हैं वो आसान हो जाएंगी। अब क्या है कि इसको आसान बनाने के लिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैंने ये बोला भी था कि जब जब इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होगा तब तब हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम जो है इसको एकदम बहुत बढ़िया से डिस्कस करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कि ये जो हमारे दोनों तरफ के सॉल्यूशन है, एनोड और कैथोड, अब इन सॉल्यूशन में NaOH को ऐड करने पर होगा क्या। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि NaOH को ऐड करने पे एग्जैक्टली होने क्या वाला है। ठीक है, तो इसको जो है हम दो पार्ट में डिवाइड करके लिख लेते हैं कि एक तो हम एनोड की बात कर रहे हैं, फॉर एनोड, ठीक है, तो एनोड की बात करेंगे और वहीं जो है फॉर कैथोड। अब देखिए एनोड पे जो है क्या प्रेजेंट है, आपको क्लियर कट दिख रहा है कि एनोड पे जो है प्रेजेंट क्या है, NH4Cl। तो NH4Cl को अगर हम NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन क्या निकल के आएगी। ठीक है, आपको पता है रिएक्शन जो है इनके बीच में जब होगी तो ये एक एसिडिक सॉल्ट है, बेस है, ये जो है बनाएगा वीक बेस NH4OH और प्लस जो है न्यूट्रल सॉल्ट NaCl। क्लियर है। अब इस तरफ जब हम बात करते हैं कैथोड पे, तो हमें पता है कि CH3COH है, ये जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है और इनके बीच में रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगी, बेसिक सॉल्ट जो होगी CH3CONA और प्लस जो है वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब ये रिएक्शन दोनों जो हमारे हैं कैथोडिक और एनोडिक सॉल्यूशन उनमें इन्वॉल्व है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि इन रिएक्शंस को देख के इनकी स्टोइचियोमेट्री कैसी है, मतलब जो रिएक्शन NaOH के साथ इन्होंने की है इनकी स्टोइचियोमेट्री क्लियर कट दिख रहा है कि सबका कोफिशिएंट यूनिटी है। इसका मतलब कि अगर हम सेम इनका मोल ले लेंगे तो कंप्लीट रिएक्शन होती, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है हमने NaOH के जो मोल लिए हैं वो डिफरेंट है और जो हमें मोल गिवन है दोनों सॉल्यूशन में उन सबस्टेंस के वो भी डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। जैसे हम एनोड की बात कर रहे हैं तो एनोड पे आप देखिए कि मोलरिटी कितनी है NH4Cl की 1m, वॉल्यूम जो है कितना है 1 लीटर। इसका मतलब मोलरिटी 1 है, वॉल्यूम 1 है, तो मोल अगर हमें निकालना तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा है। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। सिमिलरली जो है यहां पे भी हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH, सेम है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। लीटर में हमें वॉल्यूम लेना है जब हमें मोल निकालना है, और जब मिली मोल निकालना है तो ml में लेंगे। तो 1 इंटू 1 यहाँ पे इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं, तो 1 मोल है। अब देखिए इसके बाद जो हमने NaOH ऐड किया है दोनों ही पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में, हमने ये बोला है कि दोनों में हमने क्या किया है 300 ml, जैसे यहाँ पे क्लियर कर दिख रहा है 300 ml एंड 1m टू बोथ कैथोडिक एंड एनोडिक सॉल्यूशन, दोनों में ही 300 ml जो है अलग अलग डाला गया है सेपरेटली। ठीक है, तो दोनों में जो है कितना मोल ऐड किया गया है ये देख लेते हैं हम। तो मोल्स ऑफ NaOH एडेड, ये कॉमन लाइन है, तो मोल्स ऑफ NaOH एडेड टू सॉल्यूशंस जब हम बात करेंगे, और ये सेपरेटली है। अब देखिए यहाँ पे ये बात क्लियर है कि जब ml में दिया हुआ है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3, मोलरिटी है 1, इसका मतलब कि कितना मोल हमने ऐड किया 0.3 मोल।
क्लियर है। अब जो है यहां से आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यार ये तो मोल सेम ही नहीं है, इसका मोल जो है 1 है और इसमें जो ऐड करें इसका 0.3 है, इसका मतलब कि ये जो है कंप्लीट रिएक्शन तो होनी नहीं है, जिसका मोल कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और दोनों ही सिचुएशन के लिए NaOH क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब जो है इसको लिख के सॉल्व कर लेते हैं कि किसका कितना मोल जो है बचेगा रिएक्शन के बाद, और पीएच क्या होगी एनोड की और कैथोडिक हाफ की आफ्टर द एडिशन ऑफ NaOH। अब जब हम इसकी बात करते हैं कि क्या पीएच होगी, ठीक है, तो इसमें जो है हम सबसे पहले एनोड को लेके डिस्कशन कर लेते हैं। इसको आप याद रखिएगा कि किसका कितना मोल था। अब यहां पे हमने फॉर एनोड हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, चीजों को। तो एनोड के लिए जो है पहले तो रिएक्शन हम लिख लेते हैं। रिएक्शन है कि NH4Cl जो है वो रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, और ये जो है बना रहा है किसको, NH4OH को प्लस NaCl को। क्लियर है। अब बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले इसका 1 मोल है, इसका 0.3 मोल है, और ये अभी होंगे नहीं। आफ्टर रिएक्शन जो है क्या होगा, तो आफ्टर रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो आफ्टर रिएक्शन इसका जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसका बचेगा 1 माइनस 0.3, डायरेक्ट लिख दूं मैं, कितना बचेगा 0.7 मोल। तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो खत्म हो जाएगा। और इसका जो है कितना बनेगा 0.3 मोल, और इसका भी जो है कितना बनेगा 0.3 मोल। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहां पे ये तो न्यूट्रल है, ये जो NaCl है तो न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसका तो पीएच में कोई रोल होगा नहीं। लेकिन हाँ ये जो बना, ये ध्यान से देखिए, ये जो बना ये एक्चुअल में क्या है, वीक बेस है, और ये जो सब्सटेंस जो बच गया है NH4Cl, और ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, मतलब ये साफ साफ आपको याद आ रहा होगा कि यार ये किसका कॉम्बिनेशन है, कि जब भी किसी सॉल्यूशन में वीक बेस और उसकी सॉल्ट होती है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, बेसिक बफर का। इसका मतलब कि NaOH को ऐड करने के बाद एनोड का जो सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बफर में। पहले क्या था, एसिडिक सॉल्ट था, लेकिन अब जो है वो बफर बन चुका है। बफर क्यों बन चुका है, क्योंकि वीक बेस है और उसकी सॉल्ट है। अब बफर बन चुका है तो यार बफर का पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसको हम देख लेते हैं, इससे हमें एनोड की पीएच पता चल जाएगी, फिर हम उसके बाद कैथोड की भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्लियर कट हमें नजर आ रहा है कि जो वॉल्यूम होगा दोनों को मिक्स करने के बाद, क्योंकि एक में 100 ml सॉरी एक में 1 लीटर है, दूसरा जो बाहर से ऐड कर रहे हैं वो 0.3 लीटर है, तो वॉल्यूम आफ्टर एडिशन, तो वॉल्यूम आफ्टर एडिशन या रिएक्शन, तो वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन जो है बराबर हो जाएगा किसके, 1 प्लस 0.3, इसका मतलब 1.3 लीटर। ठीक है, तो मोलरिटी ऑफ NH4Cl, इसको जो है याद कर लीजिए, सॉरी इसको लिखते रहिए, तो ये हो जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाई 1.3, और वहीं जो है मोलरिटी ऑफ NaOH जो है बराबर हो जाएगा कितना, 0.3 डिवाइडेड बाई 1.3। ये दोनों की मोलरिटी आ गई, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर है। अब जो है हमारा काम आसान हो गया। अब जो है हमें इस बफर की पीएच निकालनी है। अब देखिए बेसिक बफर की पीओएच निकालने का फॉर्मूला होता है, तो हमें यह पता होता है कि पीओएच जो है बराबर होता है किसके, पीकेवी प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ये हमारा पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है पीओएच निकालने का। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी पता है कि पीएच और पीओएच का सम कितना होता है, 14। इसका मतलब कि अगर हम पीएच निकालना चाहते हैं तो इसको हम 14 में से माइनस कर देते हैं पूरे टर्म को। ठीक है, अब देखिए हमको सारी वैल्यूज तो पता है, हमें पीकेवी भी पता है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल चुके हैं, बेस की निकाल ही चुके हैं, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पीएच जो है बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4.74 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब 0.7 डिवाइडेड बाई 1.3 और 0.3 डिवाइडेड बाई 1.3, तो 1.3 तो कैंसिल आउट, 0.7 0.3 कैंसिल आउट, मतलब 7/3 हो गया ये। और से log 7 और log 3 का डिफरेंस हम निकाल ही सकते हैं सिंप्लीफाई करके।
तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से pH जो है निकल के आएगा कितना 8.89। ठीक है, तो पहला चीज़ निकल गया, हमने पहला सॉल्व कर लिया कि एनोड का जो है ये जो हमारा था इसकी pH जो है कितनी आ गई है, तो इसकी pH आ गई है 8.89। इसको जो है हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कैथोड वाले की कि कैथोड पे जो है क्या रिएक्शन हुई थी और उसकी कितनी pH निकल के आएगी। अब कैथोड वाले हाफ की जब हम बात करते हैं फॉर कैथोड, तो वहां पे हमने लिखा था कि कैथोड पे रिएक्शन ये है कि CH3COH जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा था और रिएक्ट करके जो है फॉर्मेशन कर रहा था कि इसका CH3CONA प्लस H2O। अब यहाँ पे भी देखिए कि बिफोर रिएक्शन इसका 1 मोल था, इसका 0.3 था, ये जो है नहीं रहेंगे। अब आफ्टर रिएक्शन जब हम बात करेंगे कि रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यहाँ पे भी क्लियर कट साफ दिख रहा है। इसका मतलब ये जो है 0.7 मोल ये कंज्यूम हो गया और ये जो है कितना बड़ा 0.3 मोल और ये भी 0.3 मोल है, लेकिन ये तो वाटर है। अब देखिए यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रही है, वो ये क्योंकि ये जो है डेफिनेटली क्या है, सॉल्ट है। कैसी? बेसिक सॉल्ट या वीक एसिड की सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। और ये देखो, ये ध्यान से, ये क्या है जो यहाँ पे बच रहा है दूसरा सब्सटेंस, ये जो है क्या है, वीक एसिड है। इसका मतलब वीक एसिड और उसकी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मतलब फिर से वंस अगेन किसकी सिचुएशन आ गई, वफर की। तो ये जो है दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना दिया, एसिडिक वफर। तो ये एसिडिक वफर में कन्वर्ट हो गया। अब ये एसिडिक वफर बन चुका है। अब एसिडिक वफर बन चुका है तो इसका मतलब जो है यहाँ पे इसकी पीएच निकाल लेते हैं कि यार एसिडिक वफर की पीएच क्या होने वाली है। तो हमें ये तो पता है कि यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्लियर कट है कि 1 और 0.3 मतलब 1.3 लीटर। तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर रिएक्शन, ये हो जाएगा कितना 1 + 0.3 इट मीन्स 1.3 लीटर। मोलरिटी ऑफ एसिड CH3COH कितना होने वाला है, 0.7 डिवाइडेड बाई 1.3। मोलरिटी ऑफ सॉल्ट CH3CONA कितना होने वाला है, 0.3 डिवाइडेड बाई 1.3। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद जो है हमें निकालना है पीएच को, कि पीएच क्या होने वाली है। ठीक है, तो पीएच को जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे किसका, एसिडिक वफर का। तो एसिडिक वफर के लिए तो हम लिखेंगे फॉर एसिडिक वफर pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये पर्टिकुलर रिलेशन था। अब हमें pKa गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं कि pH जो है बराबर हो जाएगा 4.74 प्लस लॉग 0.3, क्योंकि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 0.3 डिवाइडेड बाई 1.3 और 0.7 डिवाइडेड बाई 1.3। अब देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इन पर्टिकुलर रिलेशंस को, तो यहाँ पे जो है हमारी जो pH निकल के आएगी इस पर्टिकुलर जो है कैथोड के लिए, तो pH आ जाएगा नियर अबाउट 4.37 के। अब देखिए दोनों का pH निकल गया, मतलब कि एनोड का pH तो ये था, ये एनोड के लिए था, और हमने जो है कैथोड का भी pH निकाल लिया कि pH ऑफ कैथोड जो है कितना आ गया है, ये जो है आ गया 4.37। दोनों का pH निकल गया। अब तो हमारा काम पूरा आसान हो चुका है, क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है। अब जो है सिर्फ हमें रिजल्टेंट फार्मूला यूज करना है, और रिजल्टेंट फार्मूला ये था कि हम लिखते थे कि ई सेल जो है बराबर होता है किसके, 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। क्लियर है। इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये जो है मैक्सिमम सिचुएशन में यूज होगा, और इक्विलिब्रियम के कोरिलेशन मतलब वफर भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। अब देखिए ई सेल जो है क्या हो जाएगा, तो ई सेल हो जाएगा 0.059
और यहाँ पे एनोड की pH है 8.89 माइनस कैथोड की pH 4.37। तो अल्टीमेटली इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.059 इंटू 4.52 और ये आ जाएगा नियर अबाउट 0.267 वोल्ट के। मतलब कि इसके एडिशन के बाद ये जो सेल बना है कॉन्सेंट्रेशन सेल, उसका इतना जो है पोटेंशियल निकल के आएगा। तो ये हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना था। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि कैसे जो है हमने इसमें यूज किया किसका, बफर का। तो हमने बफर का यूज कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चंस में मैंने सॉल्ट का यूज किया था, उससे पहले क्वेश्चन में मैंने वीक एसिड और वीक बेस का यूज किया था। मतलब हम लगभग इक्विलिब्रियम को पूरी तरीके से कोरिलेट कर चुके हैं। तो अब जो है मुझे लगता है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब क्या है कि इसको हटा के हम डिस्कस करते हैं अब तीसरे टाइप के कॉन्सेंट्रेशन सेल को, जो कि हमारा तीसरा टाइप है कॉन्सेंट्रेशन सेल का। तो आइए जो अब डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल को। तो थर्ड टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल जो है उसमें हम गैसियस इलेक्ट्रोड का यूज करने वाले हैं। अब गैसियस इलेक्ट्रोड में जैसे कि हमें क्लियर कट दिख रहा है कि हमें Cl2 और Cl- का यूज किया है, एनोड पे भी और कैथोड पे भी जो है हमने इसी का यूज किया है। प्रेशर दोनों में डिफरेंट लिया है, इसमें P1 और कॉन्सेंट्रेशन C1, उसमें P2 और कॉन्सेंट्रेशन C2। अब क्या है कि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, अब इस कॉन्सेंट्रेशन सेल को प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों से रिलेट करना है। अब देखिए नर्स इक्वेशन में जो डेवलपमेंट किए थे उसी का यहाँ पे हम फिर से यूज करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमने ये भी बोला था कि जब भी हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होगी, पहले रिएक्शन की और फिर उसके बाद जो है जो हम निकालते हैं नर्स इक्वेशन से रिलेशन, वो क्या होगा। तो पहले जनरल रिएक्शन निकल के आएगी, वो देखिए वो क्या होगी। तो जनरल रिएक्शन में हमें पता है कि Cl2 जो है, आप Cl2 एक इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होगा किसमें, Cl- में। ये गैसियस फेज में और ये डेफिनेटली जो है किसमें, एक्वस फेज में। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, जो कि रिडक्शन की एक्सप्रेशन है फॉर रिडक्शन, और जो कि हमें मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में क्या दिया होता है, रिडक्शन ही पोटेंशियल दिया होता है, तो इसलिए हमने रिडक्शन की एक्सप्रेशन लिखी है। तो इसके लिए जो है हम लिख सकते हैं कि Q जो है बराबर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ Cl2 की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि कोफिशिएंट क्या है, हाफ है। अब देखिए ये तो हमने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमें ज़्यादातर सिचुएशन में रिडक्शन पोटेंशियल दिए होते हैं, तो हम रिडक्शन के हिसाब से ही चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जनरल एक्सप्रेशन नर्स इक्वेशन का यूज करके हम लिखेंगे, तो ER बराबर हो जाएगा E0R माइनस 0.059, ठीक है, और डिवाइडेड बाई N log Q। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। अब इस जनरल एक्सप्रेशन को इस पर्टिकुलर रिडक्शन के लिए लिखेंगे तो ER बराबर हो जाएगा E0R माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 1 log। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे Cl- की कॉन्सेंट्रेशन जो है ऊपर है और डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ Cl2। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि इस एक्सप्रेशन को जब हम इन पर्टिकुलर एनोड और कैथोड के लिए लिखते हैं, मतलब ये हमारा एनोड है वो कैथोड है, तो क्या एक्सप्रेशन जो है निकल के आएगी। तो फॉर एनोड जब हम लिखेंगे, तो एनोड के लिए जब हम लिखते हैं तो एनोड के लिए जो है ER बराबर हो जाएगा E0R माइनस 0.059 लॉग। अब Q में देखिए कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी ली है, C1 ली हुई है, प्रेशर कितना लिया हुआ है, P1, मतलब P1 की पावर 1/2। और वहीं जो है जब हम बात करेंगे कैथोड की, तो कैथोड के लिए ध्यान दीजिए कि हमने क्या लिया है, तो हमने लिया है कि ER जो है बराबर हो जाएगा E0R माइनस 0.059 लॉग C2 अपॉन P2 की पावर 1/2। क्लियर है। अब इससे एक बात तो साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे जो है हमें जब इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है तो ये दोनों तो सेम है, लेकिन इनकी वजह से, क्योंकि अगर ये डिफरेंट होंगे तो डेफिनेटली जो है पोटेंशियल भी डिफरेंट होंगे, और अगर पोटेंशियल डिफरेंट होंगे तो एनोड और कैथोड के पोटेंशियल दोनों के लिए अलग होने वाले हैं। अगर ये दोनों के लिए अलग होने वाले तो जब इनको हम कनेक्ट करेंगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और उसी प्रिंसिपल पे जो है ये कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है, काम करेगा। अब क्या है कि इस कॉन्सेंट्रेशन सेल का पोटेंशियल क्या होगा, तो ये तो हमने एनोड का रिडक्शन निकाल लिया, ये हमने कैथोड का निकाल लिया, तो मतलब रिडक्शन के लिए कर रहे हैं, प्रोसेस की बात नहीं हो रही, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, उस पर रिडक्शन होगा, लेकिन हम प्रोसेस को जो है इग्नोर करके हम पोटेंशियल जब निकाल रहे हैं तो उसमें हमने दोनों का रिडक्शन कैलकुलेट किया, उसके बेसिस पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो जब हमें रिडक्शन दिया होता है
तो ई सेल किसके बराबर होता है? तो ई सेल जो है बराबर होता है ई रिडक्शन फॉर एनोड, सॉरी कैथोड, क्योंकि हम कैथोड माइनस एनोड करते हैं, तो ई रिडक्शन ऑफ एनोड। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है ध्यान दीजिए कि हमें जो एक्सप्रेशन दी है उसके अकॉर्डिंग जो है ई सेल जो है बराबर हो जाएगा, अब कैथोड का कितना है, ई नोड आर माइनस 0.059 लॉग C2 डिवाइडेड बाई P2 की पावर 1/2 माइनस ब्रैकेट पूरे टर्म को इधर ले लेते हैं, ई नोड आर माइनस 0.059 लॉग C1 बाई P1 की पावर 1/2। अब देखिए इसमें ये चीज़ क्लियर है कि ये जो है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस रिटेन रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हम इसको सिंप्लीफाई करके ऊपर लिखेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर जो है क्या रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने पर देखिए क्या रिलेशन मिलने वाला है। तो ये मिल जाएगा कि ई सेल बराबर हो जाएगा 0.059 को अगर हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा लॉग C2 बाई P2 की पावर 1/2। ठीक है, सॉरी C1, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव है तो ये इनको लेंगे पहले, माइनस लॉग C2 बाई P2 की पावर 1/2। क्लियर है, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव रहेगा, उसी तरीके से हमने इसको लिखा है। तो इस सेल पे अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें लॉग ए माइनस लॉग बी करके इसको, तो हो जाएगा 0.059 लॉग C1 बाई C2, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, और इनटू, और ये जो है अगर हम बात करें तो P2 ऊपर चला जाएगा, P2 बाई P1 की पावर 1/2। तो लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके देखिए कितना अच्छा रिलेशन हमने क्रिएट कर दिया कि अगर हमें इस पर्टिकुलर सेल में दोनों चीज़ें अलग होंगी, कॉन्सेंट्रेशन भी प्रेशर भी, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C1 जो है हमें पता है किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, एनोड की। ठीक है, P1 किसका प्रेशर है, एनोड का। C2 जो है किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, कैथोड की। P2 जो है किसका प्रेशर है, कैथोड का। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हम इसको दो कंडीशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। दो कंडीशन से मेरा मतलब है कि हम जो है इसको लिख लेते हैं कि इफ प्रेशर इज सेम फॉर बोथ इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर प्रेशर सेम हो तो दोनों इलेक्ट्रोड के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो क्लियर कट है कि अगर प्रेशर सेम होगा तो ये रेशियो यूनिटी हो जाएगा, तो ये रेशियो यूनिटी, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सिर्फ यही बचेंगे। तो फॉर्मूला जो है क्या आ जाएगा, ई सेल जो है बराबर आ जाएगा 0.059 लॉग C1 बाई C2। क्लियर है। अब देखिए उसको अभी हम लिखेंगे, इसी में देख लीजिए कि अगर ये स्पॉन्टेनियस हो, ठीक है, अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए ई सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ई सेल ग्रेटर देन 0 तब होगा जब ये रेशियो 1 से बड़ा होगा। तो फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, इसी के लिए, तो फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन हमें साफ साफ दिख रहा है कि C1 बड़ा होना चाहिए किससे, C2 से। मतलब ये कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन एनोड वाले पार्ट की जो है अधिक होनी चाहिए किससे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड वाले हाफ से। अब ये रिलेशन ध्यान दीजिए कि जस्ट उल्टा आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन वाइज किसके रिलेटिव, SHE के रिलेटिव। तो SHE में हमारी डिमांड थी कैथोड की अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे किसकी अधिक होनी चाहिए, एनोड की, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है थोड़ी सी उल्टी हो गई है यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। अब जो है ये तो हमारा निकल के आ गया इसका, क्योंकि स्पॉन्टेनियस के लिए जो है C1 बड़ा होना चाहिए किससे, C2 से। तो ये कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हमारा रिलेशन निकल गया जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है और प्रेशर जो है क्या है, सेम है। अब अगर हम ये मान लें दूसरे सिचुएशन में, जैसे कि मैं बोल रहा था कि मैं इसको दो सिचुएशन में कन्वर्ट करूंगा, तो प्रेशर हमने सेम कर दिया था, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो चुका था। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेम कर देते हैं। तो इफ कॉन्सेंट्रेशन इज सेम फॉर बोथ, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम हो जाएगी दोनों के लिए तो ये रेशियो यूनिटी हो जाएगा। तो ई सेल जो है बराबर हो जाएगा, ई सेल विल बी इक्वल्स टू 0.059 लॉग P2 बाई P1 की पावर 1/2। क्लियर है। अब देखिए
यहाँ पे भी उसी तरीके से जो है जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा, कि क्या कंडीशन होगी इसके स्पॉन्टेनियस होने के लिए। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्लियर कट है, हमको ये पता चल रहा है कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए ई सेल ग्रेटर देन 0। वंस अगेन ये हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब साफ साफ है कि यहाँ पे भी जो है फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन P2 जो है बड़ा होना चाहिए किससे, P1 से। क्लियर है, इसका मतलब कि प्रेशर ऑफ कैथोड जो है यहाँ पे ज़्यादा आना चाहिए किससे, प्रेशर ऑफ एनोड से। मतलब देखिए इसमें क्या है कि अब इन रिलेशन से हमको ये पता चल गया कि प्रेशर अलग हुआ तब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन अलग हुआ तब क्या होगा, दोनों अलग होंगे तब क्या होगा। अब इसके साथ साथ ये भी हमें पता चल गया कि हम डायरेक्टली देख के, मतलब बिना सॉल्व किए जो है ये बता सकते हैं कि वो सेल स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, बिना देखे, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे रिलेशन डेवलप कर लिए हैं जिससे जो है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान होगी। सिर्फ हमें वैल्यूज़ ही पुट करनी है, क्योंकि लगभग सारा काम तो हमारा सिंप्लीफाई हो ही चुका है। तो अब जो है इसमें हमने जो तीसरे टाइप का कॉन्सेंट्रेशन सेल है गैसियस इलेक्ट्रोड, उसको कंप्लीट कर लिया है। इसमें क्या है कि आपको क्लोरीन की जगह ब्रोमीन दिया हो सकता है, और कोई पर्टिकुलर गैस यूज हो सकती है जिससे जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो रिलेशन आपको हमने डेवलप किए हैं वो रिलेशन आपका काम बहुत आसान बना दिए हैं अब, क्योंकि आप बिना जो है सॉल्व किए उस पर कमेंट कर सकते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर मैं एक जनरल जो है लेआउट क्रिएट करूं, जैसे प्लेटिनम, और यहाँ पे जो है हम लिख रहे हैं कि Cl माइनस इज कन्वर्टेड इनटू Cl2 सॉल्ट ब्रिज, देन आफ्टर जो है Cl2 इज कन्वर्टेड इनटू Cl माइनस और देन Pt, ये हमारा एक है। और यहाँ पे जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, लेट सपोज दैट 5m दे रखी है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10m। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, और हमें इस पर्टिकुलर सेल का जो है जब मान लो पोटेंशियल निकालना है, स्पॉन्टेनिटी पे जो है हमें ठीक है कमेंट करने हैं, तो वो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पे जो है हमें कमेंट करके या सॉल्व करके चीज़ें निकालनी है। तो पहली चीज़ अगर हम स्पॉन्टेनिटी को लेके अगर हम बोलें तो आप ध्यान दीजिए कि स्पॉन्टेनिटी को हमने ये बोला था कि एनोड की कॉन्सेंट्रेशन कैथोड से अधिक होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो क्या है, यहाँ पे क्लियर कट है कि ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इसमें इस चीज़ को आप मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो है 180 में ये सिचुएशन हम अचीव कर लेते हैं। तो प्रेशर सेम ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन जब डिफरेंट होगी तो एनोड वाले का कैथोड से अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब कि ये डेफिनेटली क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होगा। ठीक है, डायरेक्टली हम लिख दिए, मतलब हमें जो है सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब देखिए इसमें जो है अगर हमें ई सेल निकालना है तो ई सेल जो है बराबर होता था किसके, 0.059 लॉग कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड। ये हमारी एक्सप्रेशन थी। ठीक है, तो अगर ये हमारी एक्सप्रेशन थी तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का यूज कर लेते हैं। तो इसका अगर हम यूज करेंगे तो देखिए जो है किस तरीके का जो है हमारा आंसर आएगा। तो 0.059 लॉग, और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एनोड का कितना है 5, कैथोड का कितना है 10। इसका मतलब जो है ये अल्टीमेटली 1/2 हो जाएगा, मतलब माइनस लॉग 2, तो ये आएगा माइनस 0.059 लॉग 2 वोल्ट। ये हमारा पोटेंशियल आ गया नेगेटिव में, जिसको आप आगे आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्लियर कट है कि इस तरीके के सेल में सिर्फ हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करके जो है आसानी से सारी चीज़ें कैलकुलेट हो ही जानी है, मतलब सारे काम हमारे आसान हो गए। हमने जो है इक्विलिब्रियम के बहुत सारे कोरिलेशन पढ़ लिए, हमने बफर को इन्वॉल्व कर लिया, सॉल्ट को इन्वॉल्व कर लिया, वीक एसिड वीक बेस को इन्वॉल्व कर लिया। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है उनकी पीएच निकालना तो आसान होता है, क्योंकि उनमें तो 100% आयनाइजेशन हो जाता है, तो उसको तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे हमने जो है बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेशन सेल को ठीक है कोरिलेट करके सीखा है, और जितने भी इसके जैसे इससे मिलते जुलते कॉन्सेंट्रेशन सेल होंगे आप इन्हीं के जैसा उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल वाला पार्ट था। इस पर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखें ताकि ये और आपके लिए जो है अच्छा हो जाए।